हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आइकन जी के अड्डा एंड दिस इज पी के शर्मा। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता, हम लोग रेलवे एनटीपीसी का जनरल स्टडीज यानी सामान्य अध्ययन का प्रीवियस ईयर का पेपर देख रहे हैं। और ये आपका पेपर है जो दोस्तों, ये 16 फरवरी 2021 को हुआ था और ये शिफ्ट फर्स्ट का पेपर है। और दोस्तों, ये सेट नंबर 73 73वां है। इसके पहले दोस्तों 72 सेट का वीडियोज दिया जा चुका है, उसे जा करके देख लीजिए ताकि आप जीके में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकें और सिलेक्शन पा सकें। और दोस्तों, जो लोग चैनल पे नए आए हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। ठीक है दोस्तों, हम आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, यौगिक NaHCO3 का सामान्य नाम क्या है? तो दोस्तों, NaHCO3 को पहले ये जान लीजिए इसको क्या कहते हैं। तो इसको सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो इसको याद रखिएगा। और दोस्तों, यही सोडियम बाइकार्बोनेट को सामान्य नाम में बेकिंग सोडा के नाम से जाना जाता है, जिसका घरों में प्रयोग किया जाता है। किचन में, घरों के किचन में इसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों। जैसे कोई चीज़ गलाना हुआ, जैसे मटर को दोस्तों, जो हार्ड चीज़ें होती हैं, मटर हो गया और आपका राजमा हो गया, इन सबको गलाने में ये काम आता है थोड़ा थोड़ा। और दोस्तों, इसके साथ जो इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट दिया गया है, जैसे जैसे कि आपका दोस्तों दिया गया है वाशिंग सोडा। तो वाशिंग सोडा जो होता है दोस्तों, इसका जो रासायनिक सूत्र होता है, ये होता है Na2CO3 10H2O। यहाँ क्या होता है दोस्तों, 10H2O होता है, Na2CO3 10H2O। और दोस्तों, ये रासायनिक सूत्र दे करके आपसे पूछता है कि इसका सामान्य नाम क्या है, तो इसको वाशिंग सोडा कहा जाता है। जैसे आपको NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट दे दिया है यहाँ पे रासायनिक सूत्र, और इसका नाम पूछा है तो ये बेकिंग सोडा है। इसी तरह से आपको वाशिंग सोडा भी पूछता है। तो बेकिंग सोडा और वाशिंग सोडा दोस्तों, इसमें कन्फ्यूज मत होना। यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट, यहाँ बीच में यच लगा हुआ है तो ये बेकिंग सोडा हो गया, और सीधे सीधे सोडियम कार्बोनेट अगर लिखा हुआ है 10H2O तो ये वाशिंग सोडा होता है। इसी तरह से दोस्तों, ये कास्टिक सोडा के बारे में भी आपसे पूछता है कि इसका रासायनिक सूत्र क्या है, या रासायनिक सूत्र देगा फिर ये पूछेगा कि इसका सामान्य नाम क्या है। तो इसका सामान्य नाम होता है दोस्तों कास्टिक सोडा का KOH, पोटेशियम हाइड्रा ऑक्साइड होता है दोस्तों। कास्टिक सोडा जो होता है दोस्तों, पोटेशियम हाइड्रा ऑक्साइड होता है, और ये भी कई बार आपसे पूछा गया है। और दोस्तों, ये ब्लीचिंग पाउडर जो है, ये ब्लीचिंग पाउडर के बारे में पूछता है कि इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो इसका होता है CaOCl2, ये होता है इसका रासायनिक सूत्र। और दोस्तों, ये ब्लीचिंग पाउडर के बारे में ये भी पूछता है कि इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो दोस्तों, ब्लीचिंग पाउडर का जो प्रयोग होता है किसी को रंगहीन करने के लिए, जैसे कोई मान लीजिए कलरफुल है तो उसके कलर को ख़त्म करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और ये क्वेश्चन दोस्तों पहला जो है, आपके रेलवे से एसएससी में हर एग्जाम में क्वेश्चन आते रहते हैं, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको रट्टा मार के रखिएगा। अगला है दोस्तों, ग्लिसरॉल का IUPAC नाम क्या है? तो दोस्तों, ग्लिसरॉल का IUPAC नाम जो होता है, प्रोपेन फर्स्ट सेकेंड थर्ड ट्राईऑल होता है। तो इसको भी याद रखिएगा, और ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राज्य में मथुरी लोक नृत्य प्रचलित है? तो दोस्तों, मथुरी जो लोक नृत्य है, ये आपकी तेलंगाना राज्य में प्रचलित है। तो इसको याद रखिएगा, और ये कई बार पूछा गया है। और दोस्तों, इसके साथ जो ऑप्शन दिया गया है, जैसे मेघालय, मेघालय के कुछ लोक नृत्य हैं जो आपसे पूछा जाता है और कई बार पूछा गया। एक है दोस्तों लाहो, लाहो जो लोक नृत्य है ये भी मेघालय से है। और इसी तरह से होता है दोस्तों जो बम्बू नृत्य, बम्बू नृत्य जो होता है, ये भी पूछता है कि ये कहाँ पे है, तो ये भी मेघालय में ही होता है। और ये बम्बू नृत्य कई बार पूछा गया है, तो इसको रट्टा मार के रखिएगा। और दोस्तों, इसी तरह से कई और राज्य हैं जहाँ के बारे में, नृत्य के बारे में आपसे पूछता है, जो आपको याद रखना चाहिए और अक्सर पूछता है। जैसे दोस्तों, पंजाब राज्य का जो लोक नृत्य है, ये आपसे पूछता है। तो पंजाब में एक नृत्य होता है गिद्धा, गिद्धा नृत्य जो है दोस्तों, ये पंजाब का है। इसी तरह से दोस्तों, आपसे पूछा जाता है गुजरात के बारे में। तो गुजरात राज्य के बारे में दोस्तों पूछा जाता है कि गुजरात का सबसे फेमस लोक नृत्य कौन सा है। ये
और ये कई बार पूछा गया है। तो गुजरात में दोस्तों रहता है गरबा होता है और एक जो होता है डांडिया होता है। ये दोनों आपको रट्टा मार के रखना है कि गुजरात गरबा और डांडिया कहाँ के लोक नृत्य हैं, तो ये गुजरात राज्य के नृत्य हैं। इसी तरह से दोस्तों आपसे पूछता है कि छत्तीसगढ़ का, दोस्तों छत्तीसगढ़ का कौन सा लोक नृत्य है, तो छत्तीसगढ़ में एक चलता है दोस्तों पंडवानी। पंडवानी जो है ये छत्तीसगढ़ का है और ये भी कई बार आपका ऑप्शन बन चुका है। और इसी तरह से दोस्तों एक झूमर भी नृत्य होता है, ये जो झूमर होता है ये भी आपका छत्तीसगढ़ में ही होता है। इसी तरह से दोस्तों पूछता है कि राजस्थान राज्य का जो है, राजस्थान राज्य का लोक नृत्य कौन सा है, तो राजस्थान राज्य का लोक नृत्य जो सबसे फेमस है वो दो है, एक है घूमर और एक है तेरहा ताली। तेरहा ताली ये दोनों याद रखिएगा दोस्तों, ये दोनों एग्जाम में आ चुके हैं और कई बार पूछे गए हैं। तो ये तीसरा क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और इसके अलावा जितने भी मैंने फैक्ट बनाए सब याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये सारे किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, आगे भी पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें कि सुपरसोनिक आकाश मिसाइल की मारक सीमा कितनी है, तो दोस्तों सुपरसोनिक आकाश मिसाइल की मारक सीमा जो है ये लगभग 30 किलोमीटर है। और दोस्तों याद रखिएगा, एक बार सीधे सीधे पूछ लिया गया था कि आकाश मिसाइल किस प्रकार की है, तो ये सुपरसोनिक मिसाइल है। और दोस्तों ये भी पूछा जाता है कि आकाश मिसाइल का जो मार करती है वो कहाँ से कहाँ है, तो दोस्तों ये जो होती है ये पृथ्वी से आकाश में इसकी होती है। ये स्थल से स्थल में मार करने वाली मिसाइल नहीं होती है दोस्तों, ये पृथ्वी से आकाश में मार करने वाली होती है। अगला है दोस्तों इसमें अपने पहले ही प्रयास में मंगल की कक्षा में पहुंचने वाला पहला एशियाई देश कौन था, तो दोस्तों मंगल की कक्षा में पहुंचने वाला पहला देश एशियाई भारत था। और दोस्तों ये पहले ही प्रयास में पहुंचा था, इसलिए ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसको रट्टा मार के रखिएगा। और दोस्तों ये भी जान लीजिए कि मंगल अभियान यानी कि मंगल जो कक्षा में भेजा गया था, मंगलयान कब लॉन्च किया गया था, तो दोस्तों ये 5 नवंबर 2013 को लॉन्च किया गया था। 5 नवंबर 2013 को। और दोस्तों ये भी पूछा जाता है कि इसे किस मिसाइल से प्रक्षेपित किया गया था, तो इसे प्रक्षेपित किया गया था दोस्तों PSLV C-25। और दोस्तों ये जो PSLV C-25 है ये आपके RPF में क्वेश्चन बन चुका है। तो याद रखिएगा कि मंगलयान कब प्रक्षेपित किया गया था, 5 नवंबर 2013 को, और किससे प्रक्षेपित किया गया था, PSLV C-25 के द्वारा। और ये कई बार पूछा गया है, तो इसको रट्टा मार के रखिएगा। और दोस्तों एक चीज़ और है कि चंद्रयान फर्स्ट जो है ये भी पूछा जाता है कि चंद्रयान जो अभियान है ये कब लॉन्च किया गया था, तो चंद्रयान जो है दोस्तों ये 2 हैं। चंद्रयान जो मिशन है दोस्तों, एक जो पहला वाला लॉन्च किया गया था ये 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था, और जो दूसरा वाला है दोस्तों ये 22 जुलाई 2013 को लॉन्च किया गया था। तो ये दोस्तों ये दोनों डेट याद रखिएगा, ये पूछा जाता है। अगला है दोस्तों भू स्थिर कक्षा की ऊंचाई क्या है, तो दोस्तों भू स्थिर कक्षा की जो ऊंचाई है ये 35,786 किलोमीटर है। और दोस्तों इसी को एक तरीके से और भी कहता है कि ये 35,786 जो है इसको सामान्यतः 36,000 किलोमीटर मान लिया जाता है। तो अगर कहीं ऑप्शन में 35,786 नहीं है, वहाँ पे 36,000 किलोमीटर दिया गया है, तो वही ऑप्शन आपका सही होगा, तो इसको याद रखिएगा। और दोस्तों ये भू स्थिर कक्षा उपग्रह में किस प्रकार के उपग्रह स्थापित किए जाते हैं, आपसे ये भी पूछता है, तो इसमें संचार उपग्रह स्थापित किए जाते हैं। और ये संचार उपग्रह जो होते हैं दोस्तों ये इनसैट प्रणाली के जो उपग्रह होते हैं इन्हें कहा जाता है। तो इनसैट प्रणाली के जितने भी उपग्रह होते हैं संचार उपग्रह वो भू स्थिर कक्षा में ही स्थापित किए जाते हैं। और दोस्तों ये भी याद रखिएगा इसे भू स्थिर कक्षा इसलिए कहा जाता है कि इसमें जो उपग्रह स्थापित किए जाते हैं उनका भी परिक्रमण काल और परिभ्रमण काल दोनों 24 घंटे होता है।
इसको याद रखिएगा। ये जितने भी फैक्ट मैंने बताए दोस्तों ये आपसे पूछे जाते हैं। अगला है दोस्तों, मानव शरीर में लवणों का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो दोस्तों ये जो होता है आपके रक्त के द्वारा होता है। दोस्तों याद रखिएगा, शरीर में शायद केवल लवण की हम बात नहीं करते हैं, चाहे वो कोई हार्मोन हो गया या खनिज जो हो गए या जो भी विटामिन हो गए, इन सब का जो परिवहन शरीर में होता है वो रक्त के ही माध्यम से होता है। तो इसका कोई भी ऑप्शन अगर बना करके पूछता है, चाहे लवण हो गया, चाहे खनिज हो गया, चाहे जो भी न्यूट्रिएंट होंगे जिनके बारे में भी पूछे, वो सब रक्त ही शरीर के अन्य हिस्सों में पहुंचाता है। और दोस्तों इसमें याद रखिएगा, ये जो हीमोग्लोबिन होता है, यही हीमोग्लोबिन जो होता है ये आपका क्या करता है, ये ऑक्सीजन के परिवहन का काम करता है, ऑक्सीजन के परिवहन का काम करता है। और दोस्तों कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि हीमोग्लोबिन जो होता है, इस हीमोग्लोबिन का रंग कैसा होता है? तो दोस्तों केवल हीमोग्लोबिन का रंग जो होता है वो बैंगनी होता है, इस पे ध्यान रखिएगा। हीमोग्लोबिन का जो कलर होता है वो बैंगनी होता है, लेकिन जब ये ऑक्सीजन से जुड़ जाता है तो इसे ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। तब इसका कलर जो होता है वो रेड हो जाता है, यानी कि लाल हो जाता है। और इसी कारण कभी कभी क्वेश्चन में पूछता है आपसे कि हीमोग्लोबिन का कलर होता है तो वहाँ पे दिया रहता है लाल, तो वो उसका मतलब ये होता है कि वो केवल हीमोग्लोबिन नहीं, ये इसमें ऑक्सीजन जब जुड़ जाती है तब ऑक्सी हीमोग्लोबिन इसको कहा जाता है, तब इसका कलर जो होता है वो लाल हो जाता है। वैसे सामान्य रूप में केवल हीमोग्लोबिन की हम बात करें तो इसका कलर बैंगनी होता है। तो क्वेश्चन कभी भी आएगा तो ध्यान से पढ़ना वो क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पानी के पाइपों के विनिर्माण में किस पॉलीमर का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों पानी के जो पाइप बनाए जाते हैं उसका जो निर्माण किया जाता है वो पीबीसी जो होता है पॉलीमर का प्रयोग किया जाता है। और दोस्तों ये याद रखिएगा, पीबीसी का आपका फुल फॉर्म भी पूछता है, पीबीसी का फुल फॉर्म पूछता है। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है ये होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड ये इसका होता है। और दोस्तों ये कई बार पूछा गया है। सॉरी दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें IRNSS-1G है। तो दोस्तों ये जो था ये 7वां नेविगेशन सैटेलाइट था। और दोस्तों इस तरह से याद रखिएगा, ये G तक है, A से लेकर के ये G तक है, जैसे ABCDEF ये G तक था, तो ये 7वां था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 2000 से संयुक्त राष्ट्र जंगलों में संग्रहित कार्बन के महत्व, कार्बन उत्सर्जन में कमी और कार्बन उत्पादन को कम करने हेतु निवेश के संबंध में जागरूकता बढ़ाने के लिए REDD नामक कार्यक्रम संचालित कर रहा है। REDD का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों REDD का जो पूर्ण रूप है इसे हम कहते हैं रिड्यूसिंग एमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन। और दोस्तों ये आपके इन्वायरमेंट का पेट क्वेश्चन है, तो इसको याद रखिएगा। और दोस्तों याद रखिएगा, आपके NTPC में जो है इन्वायरमेंट से क्वेश्चन बनते हैं, कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन तो बन ही रहे हैं, तो इन्वायरमेंट को भी अच्छे से तैयार रखिएगा और इन्वायरमेंट के जितने भी क्वेश्चन मिल जाएं। और दोस्तों लूसेंट का जो आता है, दोस्तों लूसेंट जो है उसमें कुछ ज्योग्राफी का जो हिस्सा है, ज्योग्राफी के हिस्से में कुछ इन्वायरमेंट का हिस्सा है, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। और दोस्तों एक क्राउन पब्लिकेशन वाला जो आता है उसका भी आप जो जीके का बुक आती है वो भी पढ़ सकते हैं जीके के लिए, जीके जीएस के लिए, क्योंकि ज़्यादातर मैंने क्वेश्चन आपके देखे हैं ये वहीं से आते हैं। तो अगर उनको अच्छे से आप पढ़ लेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर आप कर सकते हैं। और प्रीवियस ईयर पेपर देख लीजिए, और बाकी जो भी प्रैक्टिस सेट चल रहा है जीके का, चाहे मेरे वीडियोज़ पे या फिर किसी और के भी, जहाँ से आपको अच्छा लगता हो वो सब देखिए, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकें और एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाएँ। तो दोस्तों जो लोग चैनल पे नए आए हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। अगला दोस्तों, रियल टाइम वीडियो चैटिंग में इनमें से किस इंटरनेट एप्लीकेशन का उपयोग होता है? तो दोस्तों
इसे जो है इंटरनेट रिले चैट कहा जाता है। इसमें दोस्तों रियल टाइम वीडियो चैटिंग होती है, यानी कि जो समय आपके पास दिखाएगा वही समय जिससे आप बात करते रहेंगे उसके पास भी रहेगा सेम समय में। ऐसा नहीं होगा कि अभी आप बात किए और 10-15 सेकेंड बाद उसके पास आपकी आवाज़ या वीडियो जा रही है, एकदम रियल टाइम में चलता है ये। तो इसी को इंटरनेट रिले चैट का एप्लीकेशन का उपयोग होता है। अगला दोस्तों, किसी विशिष्ट फाइल का नाम बदलने के लिए किस फंक्शन की का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसमें जो प्रयोग किया जाता है आपका वो है आपका F2। F2 जो होता है दोस्तों किसी विशिष्ट फाइल का नाम बदलने के लिए, कोई फाइल पहले से है उसका नाम लिखा हो, अगर आप उसका नाम बदलना चाहते हैं तो उसके लिए दोस्तों आपको F2 की पे क्लिक करना पड़ेगा। और दोस्तों इसी तरह से होता है F1, इसको भी याद रखिएगा। F1 जो होता है दोस्तों, इसमें आप कोई हेल्प विंडो जो ओपन करना चाहते हैं, मान लीजिए कोई हेल्प लेना चाहते हैं, तो वो हेल्प विंडो ओपन करने के लिए आपको F1 पे क्लिक करना पड़ेगा। इसी तरह से दोस्तों F7 होता है, इसके माध्यम से दोस्तों आप कोई चीज़ लिख रहे हो तो उस पर स्पेलिंग चेक करने के लिए कि आपने सही लिखा है कि नहीं, तो उसका स्पेलिंग और ग्रामर की जांच करने के लिए आपको F7 की क्लिक करना पड़ेगा। ये दोनों मैंने इसलिए बताया दोस्तों F1 और F7 क्योंकि ये आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं और काफ़ी मैंने देखा है कि F7 और F1 तो कई बार रिपीट हुए हैं, तो इनको रट्टा मार जाइएगा इन दोनों को। अगला दोस्तों, 2018 में बार्क ने किस नाभिकीय रिएक्टर को इसके पूर्व संस्करण की तुलना में दोगुनी क्षमता के साथ पुनः चालू किया? तो दोस्तों ये जो था ये अप्सरा था। और दोस्तों एक चीज़ और याद रखिएगा, भारत में जो रिएक्टर का निर्माण किया गया था, जो प्रथम रिएक्टर था उसके बारे में भी पूछता है कि भारत में निर्मित पहला जो रिएक्टर था उसका नाम क्या था? तो दोस्तों उसका नाम ही अप्सरा था, वही अप्सरा था। और दूसरा जो था दोस्तों उसका नाम था साइरस, और तीसरा जो था दोस्तों इसका नाम था जर्लिना। अप्सरा, साइरस, जर्लिना। तो ये अप्सरा और साइरस आप याद रखिएगा कि अप्सरा पहला था और दूसरा जो था साइरस था, रिएक्टर जो थे। और दोस्तों ये भी पूछता है कि ये बार्क जो है ये कहाँ पे स्थित है? तो दोस्तों बार्क जो है ये आपका मुंबई में स्थित है। और ये मुंबई कहाँ है दोस्तों? महाराष्ट्र राज्य में है, जिसे MS-60 भाषा में हम लिखते हैं, महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, छुई मुई का पौधा किस कुल का सदस्य है? तो दोस्तों छुई मुई का जो पौधा होता है वो आपका मीमोसैसी कुल का ये पौधा होता है, इसको याद रखिएगा। और दोस्तों इसमें जो ये मालवेसी कुल दिखा हुआ है, ये मालवेसी कुल का जो पौधा होता है, तो मालवेसी कुल के अंतर्गत दोस्तों जो रुई होती है, कपास, रुई, तो रुई का जो पौधा होता है, यानी कपास जो होता है, ये मालवेसी कुल का होता है। और दोस्तों मालवेसी कुल का इसके अलावा भिंडी जो होती है वो भी आपकी मालवेसी कुल की ही होती है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में किस प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है? तो दोस्तों जो गंगा ब्रह्मपुत्र की डेल्टा है, जो कि आपके बांग्लादेश का तटवर्ती इलाका है, इस तरह से भारत का जब आप मैप देखेंगे दोस्तों तो इस तरह से जो आपका दिखेगा, ये वाला जो इलाका है यहाँ पे गंगा ब्रह्मपुत्र गिरती है, तो ये वाला जो इलाका है और ये पश्चिम बंगाल से सटा हुआ जो इलाका और बांग्लादेश का, यहाँ पे जो वनस्पतियाँ पाई जाती हैं उनके बारे में पूछ रहा है। तो यहाँ पे मैंग्रोव वृक्ष पाए जाते हैं, मैंग्रोव वृक्ष। इन्हीं मैंग्रोव वृक्षों को दोस्तों एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है जिसे गेरान कहा जाता है। तो कंफ्यूज मत होना, अगर गेरान वनस्पति लिखा हुआ है तो भी वही मैंग्रोव ही वनस्पतियां हैं। और ये मैंग्रोव वनस्पतियों की खासियत होती है दोस्तों, ये जो नमकीन पौधे, वो नमकीन पानी होता है, जैसे ज़्यादा खारा नहीं, क्योंकि यहाँ नदियाँ भी गिरती हैं, तो जो हल्के खारे पानी होती है वहाँ पर ये उगती हैं। और ये क्या इनका सबसे बड़ा योगदान होता है, जब यहाँ पर चक्रवात आता है तो इससे ये रक्षा करती हैं तटवर्ती इलाकों की, क्योंकि इनकी जो जड़ें होती हैं और ऊपर का जो हिस्सा होता है काफ़ी घना होता है, जिसकी वजह से ये जो लहरें तरंगे आती हैं इनके लिए ये प्रतिरोध का काम करती हैं। अगला है दोस्तों,
और दोस्तों ये भी याद रखिएगा, ये सहतूत का जो वृक्ष है, यही सहतूत के वृक्ष पे दोस्तों सहतूती जो कीड़े होते हैं जिनसे रेशम प्राप्त किया जाता है उनको पाला जाता है। तो एक बार पूछा गया था कि सहतूती कीड़े जो होते हैं जिनसे रेशम प्राप्त किया जाता है वो किस वृक्ष के पौधे पर पलते हैं, यानी किस वृक्ष के पत्ते वो उनके लिए भोजन के लिए उपयोग किया जाता है, तो वो सहतूत का ही वृक्ष होता है। और सबसे ज़्यादा जो हमारे वहाँ रेशम प्राप्त होता है दोस्तों, उत्पादन होता है, वो कर्नाटक राज्य में होता है। इसको याद रखिएगा, ये कई बार पूछा गया है। अगला दोस्तों, भारतीय रुपए के नए प्रतीक चिन्ह का डिजाइन किसने किया था? तो दोस्तों इसका जो डिजाइन किया था ये डी उदय कुमार ने किया था, डी उदय कुमार। तो दोस्तों ये उस समय नया नई करेंसी चली थी तो ये पूछा गया था। और दोस्तों ये भी याद रखिएगा कि भारत का जो नया प्रतीक चिन्ह है उसको इस तरह से लिखा जाता है, तो इसको याद रखिएगा। अगला दोस्तों, जब पृथ्वी अपनी कक्षा में सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो उस स्थिति को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उस स्थिति को जब ज़्यादा दूर होती है तो दोस्तों इसे अपसौर कहा जाता है। अपसौर का मतलब होता है दोस्तों, अगर ये हम सूर्य मान लेते हैं तो ये पृथ्वी जो होती है उससे ज़्यादा दूरी पर जब होती है तो इसे अपसौर कहा जाता है। और दोस्तों ये भी पूछता है कि ये किस दिन होता है, तो याद रखिएगा अपसौर यानी सबसे ज़्यादा दूरी जो होती है वो जुलाई में होती है, वो भी 4 जुलाई को, 4 जुलाई को। और दोस्तों एक स्थिति और भी होती है, जब पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक होती है तो वो उसे अपसौर कहा जाता है। और ये अपसौर कब होता है? तो दोस्तों ये अपसौर जो होता है ये 3 जनवरी को होता है। और इसको डेट वाइज याद रखिएगा, क्योंकि अक्सर यहाँ पे तो पूछा है स्थिति के बारे में, वो अपसौर और उपसौर, लेकिन ये डेट भी पूछता है कि अपसौर की स्थिति यानी जब सूर्य पृथ्वी के बिल्कुल दूर होता है तो वो किस दिन होता है, तो 4 जुलाई को होता है। और जब पृथ्वी जो होती है सूर्य के सबसे नज़दीक होती है जिसे अपसौर की स्थिति कहा जाता है, वो किस दिन होता है, तो वो 3 जनवरी को होता है। ये दोनों फैक्ट दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा गया, तो इसको रट्टा मार के रखिएगा। और दोस्तों जो लोग चैनल पर नया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। अगला दोस्तों, गौतम बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर आत्मज्ञान प्राप्त किया था? तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया, आत्मज्ञान। आत्मज्ञान का मतलब वही हो गया दोस्तों कि बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था। तो दोस्तों बुद्ध को ज्ञान जो प्राप्त हुआ था वो बोध गया में प्राप्त हुआ था। और दोस्तों ये भी पूछता है कि ये जो बोध गया जगह है ये किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों ये बिहार राज्य में स्थित है। और दोस्तों इसके बाद ये भी पूछता है कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किस स्थान पर दिया था? तो दोस्तों उन्होंने सारनाथ में पहला उपदेश दिया था, इसको भी आप याद रखेंगे। और दोस्तों ये सारनाथ कहाँ पर है ये भी पूछता है, तो दोस्तों ये उत्तर प्रदेश के बनारस जिले में पड़ता है, बनारस से थोड़ी ही दूरी पर है जहाँ पे बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। और दोस्तों ये भी पूछता है कि बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था, किस स्थान पर जन्म उनका हुआ था? तो दोस्तों जो बुद्ध का जन्म हुआ था वो आपका लुम्बिनी में हुआ था। और ये पूछता है कि ये लुम्बिनी वर्तमान में कहाँ पड़ता है? तो दोस्तों ये लुम्बिनी वर्तमान में नेपाल में पड़ता है, ये नेपाल में है। और दोस्तों एक चीज़ और पूछता है कि बुद्ध का उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी जिसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है? तो बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी वो कुशीनगर में हुई थी। तो दोस्तों इतने फैक्ट आप याद रखेंगे। और ये कहाँ कहाँ जगह है, और ये कुशीनगर दोस्तों ये भी उत्तर प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, महारत्न का दर्जा प्राप्त कर रहे हो तो क्या अर्हता निर्धारित की गई है? तो दोस्तों इसके लिए जो अर्हता निर्धारित की गई है उल्लेखनीय वैश्विक छवि या अंतर्राष्ट्रीय संचालन होना। अगला दोस्तों, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना था? तो दोस्तों क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, पूछ रहा कब बना। तो दोस्तों बना जो था इसका सदस्य 1945 में बना था। और ये क्वेश्चन आपके वनडे रेलवे में कई बार रिपीट हुआ है, तो इसको रट्टा मार के रखिएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दोस्तों एक चीज़ और याद रखिएगा, अगर ये संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में आपसे कई फैक्ट पूछता है। पहला तो ये पूछता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना जो हुई थी दोस्तों ये 24 अक्टूबर
24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। और दोस्तों ये भी पूछता है कि ये संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है, तो इसका मुख्यालय जो है दोस्तों ये न्यूयॉर्क में है। और दोस्तों ये भी पूछता है कि संयुक्त राष्ट्र स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 24 अक्टूबर को ही इसकी स्थापना दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों ये याद रखिएगा कि 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी और अगले 30 अक्टूबर 1945 को ही भारत इसका सदस्य बन गया था। अगला है दोस्तों, वर्ष 1939 में भारत के किस वायसराय ने घोषणा की कि भारत ब्रिटेन की ओर से युद्ध में शामिल हो गया है? तो दोस्तों ये जो घोषणा किया था ये लॉर्ड लिनलिथगो ने किया था। उस समय जो भारत के वायसराय थे दोस्तों वो लॉर्ड लिनलिथगो थे। और दोस्तों याद रखिएगा लॉर्ड माउंटबेटन जो थे, जब भारत आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, तो उस समय भारत के जो वायसराय थे वो लॉर्ड माउंटबेटन थे। ये कई बार पूछा गया है तो इसको रट्टा मार के रखिएगा। और दोस्तों ये भी पूछता है कि कौन प्रथम और अंतिम भारत का वायसराय बना था, ये भी कई बार पूछा गया है, तो इसके बारे में भी जान लीजिए कि वही माउंटबेटन का जब कार्यकाल समाप्त होता है तो उसके बाद जो बनाए जाते हैं सी राजा गोपालाचारी जी। सी राजा गोपालाचारी जी, इसको याद रखिएगा दोस्तों, ये सी राजा गोपालाचारी जी ही इसके बाद बने थे, जो पहले भारतीय थे और अंतिम भी थे। इसके बाद वायसराय का पद जो है समाप्त कर दिया गया था। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे महान चोल मंदिर कहा जाता है? तो दोस्तों ये तंजौर का जो बृहदेश्वर मंदिर है इसे महान चोल मंदिर कहा जाता है। दोस्तों याद रखिएगा ये तंजौर का जो बृहदेश्वर मंदिर है इसके बारे में और एक्स्ट्रा फैक्ट आपसे कई बार पूछा गया है। पहला तो यही पूछा जाता है कि ये तंजौर जो जगह है ये कहाँ पे है, किस राज्य में है? तो ये जो है दोस्तों ये तमिलनाडु में है, ये तमिलनाडु में है। और दोस्तों ये भी पूछता है कि इस बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो उस समय दोस्तों राज प्रथम जो था इसने इसका निर्माण करवाया था। और दोस्तों बाकी जो दिया गया है जैसे पुरी का जगन्नाथ मंदिर, ये भी आपके फेमस है। और ये भी पूछता है कि ये पुरी का जगन्नाथ मंदिर जो है ये किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। इसी तरह से दोस्तों ये सौराष्ट्र का सोमनाथ मंदिर जो है दोस्तों इसके बारे में भी आपसे पूछता है। तो ये सौराष्ट्र का सोमनाथ मंदिर ये किस राज्य में स्थित है ये भी पूछता है। तो ये सौराष्ट्र जो है ये गुजरात का एक डिस्ट्रिक्ट है। और यही सोमनाथ मंदिर है दोस्तों जिसे महमूद गजनवी ने लूटा था। और दोस्तों ये भी है ये कांची का जो कैलाश मंदिर है ये भी आपसे पूछता है कि ये कांची का कैलाश मंदिर कहाँ है? तो ये भी आपके तमिलनाडु राज्य में पड़ता है। और जो जहाँ पे है दोस्तों ये भी याद रखिएगा, जैसे कांची का जो है कैलाश मंदिर जो है ये कहाँ पे स्थित है? तो ये भी आपसे पूछ लेता है, सीधे सीधे देगा कांचीपुरम। इसी तरह से पूछे लेगा सोमनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये दे देगा ऑप्शन सौराष्ट्र में। इसी तरह से पूछेगा श्री जगन्नाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये पुरी में है। इसी तरह से बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो ये तंजौर में। तो सीधे सीधे प्लेस भी पूछ लेता है और किस राज्य में स्थित है ये भी पूछ लेता है। तो इसको आप तीनों तरीके से याद रखिएगा। और जितने भी चारों ऑप्शन दिए गए सब वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला दोस्तों, बाना वन का लोक संगीत है जो विवाह समारोहों के दौरान गाया जाता है। तो दोस्तों जो वाना वन है ये जो आपका है ये कश्मीर का है। ये कश्मीर का लोक संगीत है जो विवाह समारोह के दौरान गाया जाता है। और ये बिल्कुल ही अलग क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन टफ हो जाते हैं, इसलिए ऐसे क्वेश्चन को रट्टा मार के रखिए। अगला दोस्तों, भारतीय वायुसेना आईएएफ के निम्नलिखित फ्लाइट लेफ्टिनेंट में से वह पहली महिला पायलट कौन थी जिसने युद्ध मिशन के दौरान फाइटर जेट उड़ाने की पात्रता हासिल की? तो दोस्तों ये जो थी हमारी ये भावना कंठ थी। तो भावना कंठ दोस्तों ये पहली महिला पायलट हैं जिन्होंने युद्ध मिशन के दौरान फाइटर जेट उड़ाया था। तो ये इसलिए पहली हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं ये जीके के लिए आपके। तो इनका नाम को रट्टा मार के रखिएगा, भावना कंठ जी को। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा हैदराबाद के निजाम का एक अर्धसैनिक बल था?
तो दोस्तों ये जो एक अर्धसैनिक बल था, ये रजाकार जो था, ये हैदराबाद के निज़ाम का एक अर्धसैनिक बल था। दोस्तों ये हिस्ट्री का काफ़ी इम्पॉर्टेंट और टफ क्वेश्चन है, तो इसको याद रखिएगा दोस्तों। ये टफ है इसलिए ऐसे फैक्ट बहुत कम मिल पाते हैं, तो इसको याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन रिपीट किए जा सकते हैं। अगला दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता में मनके बनाने के लिए सामग्री का उपयोग किया जाता था, यानी किस सामग्री से मनका बनाया जाता था? तो दोस्तों वो जो था कार्नेलियन पत्थर था। कार्नेलियन पत्थर से ही दोस्तों मनके का निर्माण किया जाता था। और दोस्तों इसी से हड़प्पा संबंधित कई क्वेश्चन आपसे पूछता है कि मनका बनाने की जो फैक्ट्री टाइप की, वो फैक्ट्री कहाँ से मिली है, या फिर इसको बनाने के लिए इसका निर्माण के हड़प्पा के किस स्थल में होता था? तो वो था दोस्तों चनहूदड़ों में। चनहूदड़ों से दोस्तों ये मनका बनाने के कई कारखाने मिले हैं। तो आपसे पूछ लेता है कि हड़प्पा स्थल से मनका बनाने के कारखाने कहाँ से मिले हैं? तो वो चनहूदड़ों से भी मिले हैं। और दोस्तों ये जगह लोथल से भी मिला हुआ है, चनहूदड़ों के साथ साथ लोथल से भी मिला हुआ है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो फेमस था दोस्तों ये चनहूदड़ों का मनका बनाने। और दोस्तों इसी तरह से हड़प्पा सभ्यता में पूछता है कि मुहर जो होती थी वो मुहरें किसकी बनी होती थी? तो मुहर जो होती थी दोस्तों सामान्य रूप से सबसे ज़्यादा ये सेलखड़ी की बनी होती थी, सेलखड़ी की। लेकिन सेलखड़ी के अलावा भी ये चांदी की भी बनाई जाती थी, सोने की भी बनाई जाती थी, लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रचलित था वो सेलखड़ी की। जैसे कि मनका जो बनता था वो कार्नेलियन पत्थर से बनता था, उसी प्रकार से जो मुहरें होती थी वो सेलखड़ी की बनी होती थी। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम नाबार्ड द्वारा संचालित किया जाता है? तो दोस्तों नाबार्ड द्वारा संचालित किया जाता है तो ये जो अम्ब्रेला प्रोग्राम फॉर नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट है, ये नाबार्ड द्वारा संचालित किया जाता है। और दोस्तों आपसे ये भी पूछता है कि नाबार्ड जो है इसकी स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों इसकी जो स्थापना की गई थी 1982 में की गई थी, 1982 में की गई थी। और दोस्तों ये भी पूछता है कि किस समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना की गई थी? तो एक समिति थी दोस्तों शिवरमन समिति थी, इसी के सिफारिश पर 1982 में नाबार्ड की स्थापना की गई थी, जो ग्रामीण क्षेत्रों के विकास से संबंधित है। ग्रामीण और कृषि दोनों से संबंधित है, ग्रामीण और कृषि क्षेत्रों के विकास से संबंधित है। दोस्तों जो लोग चैनल पे नए आए हुए हैं दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। दोस्तों वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है क्योंकि मैं बाकी फैक्ट को बताते हुए चलता हूं, ताकि अगर वो दोबारा क्वेश्चन आपसे पूछे तो उससे जुड़े हुए सारे फैक्ट आपके तैयार रहें, ताकि आपका क्वेश्चन गलत ना हो। और मैंने देखा है कि आपके रेलवे का कोई भी एग्जाम है तो जो एक बार क्वेश्चन वो पूछ चुके होते हैं उसी से इर्द गिर्द रिलेटेड वो फिर से दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं। इसलिए जितना भी मैं फैक्ट एक्स्ट्रा बताता हूं सब या तो लिखते चलिए या तो धीरे धीरे रट्टा मारते चलिए, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकें। अगला दोस्तों, जोग जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों जोग जो जलप्रपात है आपका ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। और दोस्तों इसी जोग जलप्रपात से रिलेटेड कई फैक्ट आपसे पूछे जाते हैं, इसको भी याद रखिए। पहला तो यही पूछता है कि जोग जो जलप्रपात है इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसको जो है जोग को ये गरसोप्पा नाम से भी जाना जाता है, गरसोप्पा। और इसी को वर्तमान में दोस्तों महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है, महात्मा गांधी जलप्रपात। इतना याद रखिएगा ये इसके बारे में। और दोस्तों ये जोग या गरसप्पा जो है ये आपसे ये भी पूछता है कि ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है वो कौन सा है? तो यही जोग या फिर गरसप्पा या फिर महात्मा गांधी जलप्रपात है। और दोस्तों एक और पूछता है, ये भी पूछता है दोस्तों कि ये जोग या गरसोप्पा या महात्मा गांधी जो जलप्रपात है ये किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों ये सारावती नदी पर स्थित है। और ये भी कई बार पूछा गया है तो इतना रट्टा मार के रखिएगा। और दोस्तों एक चीज़ और याद रखिएगा
कि आपसे ये पूछता है कि शिव समुद्रम जो जलप्रपात है वो किस नदी पे स्थित है। तो दोस्तों जो शिव समुद्रम जलप्रपात है, ये एक्स्ट्रा फैक्ट है दोस्तों, आपके भारत में जितने भी जलप्रपात हैं उनमें विशेष कुछ हैं जिनके बारे में पूछता है। तो दोस्तों शिव समुद्रम जो जलप्रपात है, शिव समुद्रम, ये शिव समुद्रम जो जलप्रपात है ये किस नदी पर स्थित है और किस राज्य में स्थित है ये भी पूछता है। तो ये जो है दोस्तों आपका कावेरी नदी पर स्थित है और ये भी कर्नाटक राज्य में ही है। और दोस्तों एक भी और पूछता है कि धुआंधार और कपिला धारा जो है ये किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों और किस नदी में स्थित है। तो धुआंधार जो होता है, धुआंधार और कपिला धारा, कपिला धारा ये किस नदी पर स्थित है, सबसे ज़्यादा यही पूछता है। तो दोस्तों ये नर्मदा नदी पर स्थित है। वही नर्मदा नदी दोस्तों जो डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, जो भ्रंश घाटी में बहती है और जो बंगाल की खाड़ी में न गिर के अरब सागर में गिरती है, उसी नदी पर है कपिला धारा और धुआंधार जलप्रपात। तो ये इतने फैक्ट इसके बारे में याद रखिएगा, आपसे हमेशा पूछे जाते हैं, आगे भी पूछे जाएंगे। अगला दोस्तों भारतीय संविधान का 69वां संशोधन किससे संबंधित है। तो दोस्तों जो 69वां संविधान संशोधन है आपका, ये जो है इसके द्वारा मतदान करने की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। और दोस्तों ये कई बार रिपीट हुआ है पॉलिटी का क्वेश्चन, तो इसको याद रखिएगा। और दोस्तों याद रखिएगा कि ये 69वां जो है, सॉरी दोस्तों ये इसका ये गड़बड़ हो गया। ये जो 69वां संविधान संशोधन अधिनियम था, ये जो आपका था, ये इसके माध्यम से द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया और विशेष दर्जा प्रदान किया गया है। इसको याद रखिएगा, 69वां संविधान संशोधन। और दोस्तों ये भी पूछता है कि ये 69वां जो संविधान संशोधन है ये कब आया था। तो ये 1991 में हुआ था और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। और दोस्तों ये भी याद रखिएगा कि ये जो दिया गया है कि मतदान की आयु को घटा करके 21 वर्ष से 18 वर्ष किया गया था, ये किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा किया गया था। तो ये जो था दोस्तों 61वां संविधान संशोधन अधिनियम था और ये जो हुआ था 1988 में हुआ था। दोस्तों मैं शुरू के लिए माफ़ी चाहूँगा, मैंने एकाएक ध्यान नहीं दिया इसलिए मैं कन्फ्यूज हो गया 61वां 69वां में। तो 61वां के माध्यम से मतदान की आयु को घटा करके 21 से 18 वर्ष कर दिया गया और 69वां संविधान संशोधन अधिनियम जो 1991 में हुआ था, इसी के माध्यम से दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीआर का दर्जा दिया गया था। तो इतना फैक्ट याद रखिएगा और कंफ्यूज मत होना दोस्तों, जैसे मैं हो गया था। तो ये याद रखिएगा, इतना पढ़ने और पढ़ाने के बावजूद भी दोस्तों कन्फ्यूजन हो ही जाता है। तो आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा कि 69वां जो था ये दिल्ली को एनसीआर का दर्जा देने से संबंधित था और 61वां संविधान संशोधन था जो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था। और दोस्तों इसमें याद रखिएगा ये 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था। तो एक बार क्वेश्चन पूछ लिया था कि पहले 18 वर्ष जो आज जो वर्तमान में 18 वर्ष की मतदान की आयु है, इसे कितने वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था। तो इसे 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था। तो याद रखना ये, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगला दोस्तों, किस समिति ने जीवन यापन की लागत को गरीबी निर्धारण के आधार के रूप में अंगीकृत किया था। तो दोस्तों ये जो किए थे ये आपका तेंदुलकर समिति ने किया था और ये तेंदुलकर समिति दोस्तों किस वर्ष आई थी ये भी आपसे पूछता था। तो ये 2009 में आई हुई थी। और दोस्तों ये भी पूछा जाता है कि जो कैलोरी का मानक दिया गया है कि जैसे कि ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों का जो है, ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, अगर उन्हें 2400 कैलोरी भोजन डेली प्राप्त होता है तो वो अगर 2400 कैलोरी से कम प्राप्त होता है तो इन्हें गरीबी रेखा के नीचे माना जाएगा। इसी तरह से दोस्तों जो शहरी वाले क्षेत्र के लोग हैं उन्हें 2100 कैलोरी से अगर नीचे प्रतिदिन भोजन प्राप्त होता है तो ये गरीबी रेखा के नीचे माने जाएंगे। जो सबसे ज़्यादा भारत सरकार ने इसी को मान करके गरीबी को आंका था, तो ये लकड़ा वाला समिति ने दिया था। और ये आपसे पूछा जाता है कि कैलोरी मानक किस समिति ने निर्धारित किया था। तो लकड़ा वाला समिति ने निर्धारित किया था। और लकड़ा वाली समिति किस वर्ष गठित की गई थी। तो ये 1993 में गठित की गई थी।
और दोस्तों इन समितियों के बारे में याद रखिएगा, तेंदुलकर, लकड़ावाला, वाई के अलग समिति, ये तीनों जो समितियां हैं दोस्तों ये किससे संबंधित हैं? तो ये गरीबी के मापन से संबंधित हैं। और सीधे सीधे आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि कौन सी समिति निम्नलिखित में से गरीबी के मापन से संबंधित है? तो इनका नाम याद रखिएगा, तेंदुलकर, लकड़ावाला, अलग समिति, ये तीनों थी। और दोस्तों जो लोग चैनल पर नया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। अगला दोस्तों ASCII का पूर्ण रूप क्या है? और दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ASCII का पूर्ण रूप ये वेरी इंपॉर्टेंट है। कोई ऐसा एग्जाम नहीं होगा जहां कंप्यूटर पूछता होगा तो ये न पूछा गया है। तो इसका फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो इसको अच्छे से रट्टा मार लीजिएगा, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, यही इसका ASCII का फुल फॉर्म होता है और वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला दोस्तों स्वतंत्र मजदूर पार्टी और अनुसूचित जाति महासंघ का गठन किसने किया था? तो दोस्तों इसका गठन डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर ने किया था। दोस्तों यही याद रखिएगा, भीमराव अंबेडकर जी का पूरा नाम का एक बार पूछ लिया था कि अंबेडकर जी का पूरा नाम क्या है, तो ज़्यादातर लोग गलत करके आए थे, सब लोगों ने भीमराव अंबेडकर लिखा था। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर है पूरा नाम उनका, तो इसको याद रखिएगा। और दोस्तों एक चीज़ और है कि अंबेडकर जी के बारे में और याद रखिएगा कि अंबेडकर जी ही ऐसे व्यक्ति थे एक जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। और ये भी कई बार पूछा जाता है कि तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले व्यक्ति कौन थे? तो वो भीमराव अंबेडकर जी थे। और ये तीनों गोलमेज सम्मेलन कब हुए थे दोस्तों? याद रखिएगा इसको, ये पहला जो हुआ था 1930 में हुआ था और दूसरा जो हुआ था दोस्तों, पहला 1930 में हुआ था, दूसरा जो है 1931 में हुआ था, तीसरा जो है 1932 में हुआ था। और दोस्तों इसमें जो दूसरा वाला था 1931 वाला, इसी में केवल कांग्रेस ने भाग लिया था और कांग्रेस की तरफ से गांधी जी ने इसमें भाग लिया था। तो इतना फैक्ट याद रखिएगा। और दोस्तों अंबेडकर जी के बारे में एक चीज़ और याद रखिएगा कि जो 1932 में पूना पैक्ट हुआ था या पूना समझौता हुआ था 1932 में जो पूना समझौता हुआ था वो किसके किसके बीच हुआ था? तो गांधी जी और भीमराव अंबेडकर जी के बीच में हुआ था। और ये कई बार पूछा गया है, तो ये सारे फैक्ट को रट्टा मार के रखिएगा। ठीक है दोस्तों, जो लोग चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। मिलते हैं अगले वीडियोज में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।